Hello students, I am Komal Sisodiya. I am the faculty of science. Today I teach class 6 का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द फूड वी ईट हैज़ सम केमिकल substance are called nutrients। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस ही हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल टू अवर बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से क्या है, हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, डिसीज़ से फाइट करती है। इन सब चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो इसलिए हम न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो लिखिए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ और भी हैं, दो और भी अलग अदर कंपोनेंट्स हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन उनसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अदर कंपोनेंट्स आर वाटर एंड रफेज। ठीक है, वाटर और रफेज होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम क्यों ईट करते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, जितनी भी हमारी जिससे कि हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, टू द बॉडी। सबसे पहले मेन बात ये है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब देखो हम बहुत लिटिल अमाउंट में हमें खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो फैट के रूप में फिर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी ईट वेरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज, वेरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमें बहुत कम अमाउंट में खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट कन्वर्ट ना हो। ठीक है, फिर उससे हमारे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है? सीरियल से मिलता है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस, बार्ले, इन सब चीज़ों से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर प्रोवाइड फ्रॉम सीरियल्स।
ठीक है, सीरियल से मिलता है। सीरियल्स में जैसे आप लिख सकते हो व्हीट, राइस, मेन तो यही दो होते हैं, बाकी और भी हैं बार्ले, मिलट, मेज। ये जितने भी सीरियल्स हमारे होते हैं वो सब किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो इन्हें तुम सोर्स भी बोल सकते हो, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या है हमारे जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं वो सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। अब देखो, जैसे कि आप एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप चपाती खाते हो तो चपाती किससे बनती है? फ्लोर से बनती है, और वो फ्लोर किससे बनता है? व्हीट से। ठीक है, carbohydrates contains in the form of चपाती। ठीक है, हम चपाती के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम व्हीट को कंटेन नहीं करते हैं, व्हीट नहीं खाते हैं हम, चपातीस के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स चपाती हो गया, और भी हैं जैसे ब्रेड, नूडल्स खाते हो, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ से लेते हैं। अब देखो, कुछ और भी सोर्सेज हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फैट। जैसे कि पोटैटो भी आप डेली ईट करते हो, तो पोटैटो के अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। स्वीट पोटैटो हो गया। अदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। ये सब किसके सोर्स हैं? और भी सोर्स हैं, जैसे हनी हो गया, इसके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे बनाना हो गया, मैंगो, मेलन, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, मेलन, ठीक है, ये भी सब सोर्स किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, अब देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर जो क्वांटिटी है, अगर हम उसे ज़्यादा ले लेंगे तो वो फैट के रूप में हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब लिखो इफ़ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? जितनी हमारी बॉडी से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो देन रिक्वायर फ्रॉम अवर बॉडी। जितनी हमारी बॉडी को नीड है, अगर हम उतनी ही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जितना कंज्यूम करना चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो कन्वर्ट होने लगती है फैट में। देन इट कन्वर्ट इनटू फैट। ठीक है, फैट में कन्वर्ट होने का। फैट कहाँ होता है? हमारी जो स्किन होती है उससे नीचे लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारा फैट वहीं पे मतलब कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ की इन सब चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अब सेकंड देखिए, फैट। फैट भी हमारा सोर्स किसका है? एनर्जी का, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में ज़्यादा देता है। ये भी क्या है? इट इज द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी किसका सोर्स था?
एनर्जी का, और फैट भी किसका सोर्स है? एनर्जी का। ये भी एनर्जी देता है, लेकिन ये ज़्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट से। फैट इज मोर एनर्जी, या फैट प्रोवाइड लिखिए, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में देखें तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, अब फैट हमें दोनों लिविंग थिंग से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से कैसे मिलता है? जैसे कि हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स हैं हमारे, वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स। जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं प्लांट्स के। ठीक है, मैंने कुछ बता दिए हैं। अब जैसे कुछ और भी हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब लिखिए सोर्सेज ऑफ फैट प्रोवाइड बाय द एनिमल्स, लाइक घी, बटर। ठीक है, घी हो गया, बटर हो गया, ये किसके सोर्स हैं हमारे? ये सब फैट के सोर्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और भी है प्रोटीन। प्रोटीन तो वैसे आगे हम पढ़ लेंगे, जब प्रोटीन के बारे में उसमें पता पड़ जाएगा। अब देखो ये दोनों सोर्सेज किसके हो गए हमारे? पहले हमारे प्लांट्स के सोर्सेज हैं, जो जितने भी ऑयल्स मिलते हैं हमें सब प्लांट से ही प्रोवाइड होते हैं। और फैट के एनिमल्स हैं, एनिमल से जो फैट मिलता है वो हमारे घी हो गया, बटर हो गया, ये सोर्सेज है हमारे। अब देखो अगर हमें ज़्यादा इंक्रीज, मतलब फैट ज़्यादा अगर बढ़ने लगे तो उसको हम बोलते हैं पैराटेबिलिटी ऑफ फूड। फैट इज इंक्रीज। Fat increase in the body called of food। ठीक है, तो इसको हम पैराटेबिलिटी ऑफ फूड बोलते हैं, जब हमारा फैट का इंक्रीमेंट होने लगता है। ठीक है, ये फैट के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन से क्या होता है? जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ये जो बनते हैं, ठीक है, मैनी बहुत सेल्सिस होती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी सब सेल से ही बनी होती है। तो जितनी भी सेल्सिस का है तो इनका सबका बिल्डिंग जो होता है वो सब प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है, इसलिए जो ग्रोइंग बेबीज़ होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो प्रोटीन क्या है? जिससे हमारी जो सेल्सिस का है इनका बिल्डिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लिखिए प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स टिश्यूज़। ठीक है, जो सेल्स का टिश्यूज़ का बिल्डिंग ब्लॉक बनना स्टार्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए हम प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड।
ठीक है। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा प्रोटीन होता है उससे जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं तो उनका न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होना सब प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। तो ये किसके लिए हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड सेल्स। जितनी भी सेल्स का या मसल्स का ग्रोथ होता है तो वो इन सब में वो प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन इसलिए किसके लिए ज़रूरत है? जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए, और जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं जब तक उनकी पूरी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट, तब तक सबसे ज़्यादा उनको नेसेसरी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन सबसे ज़्यादा उनको देना चाहिए जिससे कि उनकी सेल्स मसल्स डेवलपमेंट ज़्यादा करें, ठीक है। तो अडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन की उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है, तो उनके फूड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसे मिलता है? अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए एग हो सकता है और मीट, इन सब में प्रोटीन होता है। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन है तो जितनी भी हमारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, वो सारे के सारे सोर्स होते हैं हमारे प्रोटीन का, ठीक है। तो मैं दोनों का दे रही हूँ, एग, मीट, फिश या फिर सी फूड आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये किन के लिए है? जो नॉन वेजिटेरियन है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स हैं तो वो एग का, मीट का, फिश, इन सब से वो प्रोटीन को गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वेजिटेरियन है तो उनके लिए sources of protein to the vegetarian। वेजिटेरियंस के लिए सोर्सेज क्या क्या हैं? जितनी भी हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है, पल्सेस दालें होती हैं, तो जितनी भी पल्सेस हैं सब हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। और जैसे ग्राम हो गया, सोयाबीन, इन सब के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। तो ज़्यादा प्रोटीन जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए उनके फूड में, ठीक है, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा। अब देखो ग्रोइंग चिल्ड्रन, pregnant women as well as sick person। अगर देखो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ठीक है, कोई स्मॉल है अभी, तो वो धीरे धीरे जब तक उसकी कंप्लीटली ग्रोथ होगी तब तक के लिए, और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, और अगर कोई सिक पर्सन है तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। नीड मोर प्रोटीन, ठीक है, टू द बॉडी। उनकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत, क्योंकि प्रोटीन सिक पर्सन के लिए क्यों है? जब वो बीमार है इसका मतलब उसकी जितनी भी सेल्सीज हैं वो नहीं बन पा रही हैं, तो उन सेल्सीज के बनने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कैपेसिटी होती है। इसलिए कोई अगर सिक होता है तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पल्सेस खाइए, सबसे ज़्यादा दालें खाइए, ठीक है, ताकि उनकी जो सेल्स हैं जो डैमेज हो रही हैं और न्यू सेल्स नहीं बन पा रही है तो न्यू सेल्स का बनना स्टार्ट हो जाए, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है उनके फूड में, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स का हो गया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में।
पहले डालिए विटामिन्स। देखो विटामिन्स भी हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी हमारी डिसीज़ होती हैं, वेरियस डिसीज़ होती हैं, उनसे फाइट करने के लिए विटामिन सारी हेल्प करती है हमारी। विटामिन्स बहुत सारी होती हैं, ए हो गया, बी भी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि B1, B2, B3, B7, B9, B12 बहुत सारी विटामिन्स होती है, इसलिए उनको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विटामिन। एक विटामिन सी भी होती है, डी, ई, के। तो सबका अलग अलग वर्क है, किस फूड से किस ज़्यादातर हमारी जितनी भी विटामिन्स होती हैं वो फ्रूट्स में प्रोवाइड होती हैं। तो फ्रूट से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। किस फ्रूट में कौन सी विटामिन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस विटामिन से कौन सी डिसीजेज होती है उसमें हेल्प करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन सबसे पहले क्या करती है? विटामिन हमें जो भी डिसीजेज होती हैं, वेरियस डिसीज से हमें फाइट करती है। ठीक है, vitamins are essential to our body। ठीक है, it fights against various diseases। ठीक है, ये बहुत सारी डिसीजेज से फाइट करती है। जैसे जो भी विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं उन सब से विटामिन हमारी फाइट करती है। ठीक है, तो विटामिन हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन को रिप्रेजेंट किया गया है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से। तो दे आर रिप्रेजेंट बाय द अल्फ़ाबेट। ठीक है, वो भी कैसे हैं अल्फ़ाबेट? कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया गया, मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये विटामिन्स होती हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि विटामिन ए किससे मिलती है, विटामिन बी, सी, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए, अब देखो कुछ विटामिन्स ऐसी होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं, मतलब वो फैट में ही डिज़ोल्व होती हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब कभी डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो डॉक्टर्स कहता है कि इसको पानी से खाना, इसको दूध से लेना, क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो कुछ ऐसी हमारी टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं जो मतलब फैट सॉल्युबल होती हैं। तो वो हमारे दूध इसलिए देते हैं कि दूध के अंदर फैट होता है और वो फैट में डिज़ोल्व हो जाएंगी। और कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो उनको पानी से खाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, अब देखो जो ये बी और सी हैं, ये विटामिन है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बाकी ए और ये डी, ई, के, ये सब है हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ये चार हमारी फैट सॉल्युबल हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल है। अब देखो विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए कैसी है? विटामिन ए कैसी होती है? विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो इट इज ए फैट सॉल्युबल। ठीक है, वो फैट में ही सॉल्युबल होती है, डिजॉल्व होती है फैट के अंदर। ठीक है, अब देखो फैट सॉल्युबल है तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करती है? तो जो हमें आँखों की बीमारी होती है, आईसाइट्स होती है, तो आईसाइट्स को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन ए की नीड है। तो हमें विटामिन ए खाना चाहिए। जिस जिस फ्रूट्स के अंदर विटामिन ए मिलता है वो फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर किसी को आईसाइट मतलब आँखों में देखने के लिए प्रॉब्लम है तो इट इज़ नीडेड फॉर आईसाइट।
ठीक है। जिसको आई साइट की बीमारी है तो उनको भी विटामिन ए की नीड है, किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो उनको भी विटामिन ए की ज़रूरत है, और अगर किसी के हेयर में या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हेयर एंड प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, तो किस किस चीज़ के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है विटामिन ए की, किस किस में नीड है, अगर आई साइट हो, स्किन, हेयर या फिर ग्रोथ या फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही हो तो उसमें भी हमें विटामिन ए हेल्प करता है। आप देखो ये मिलता किस किस से है, सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस किस में मिलता है हमारा, अब देखो कुछ हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि हो गया मैंगो, पपाया, वेजिटेबल्स भी हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है हमारा विटामिन ए होता है, और एग्स में बटर, मिल्क, ये सब सोर्सेज हैं विटामिन ए के। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विटामिन बी। विटामिन बी अभी मैंने बताया विटामिन बी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, उसके अंदर और भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग डालिए विटामिन बी। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसके अंदर कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं, विटामिन्स लाइक B1, B2, B5, B12, B7। ठीक है, ये सब विटामिन्स होती हैं जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से। विटामिन बी की कमी से होती है हमारी बेरी होती है। मैं उसका पूरा तुम्हारा टेबल चार्ट बनवाऊंगी कि विटामिन ए से बी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं और उसके क्या क्या है, मतलब उसके अंदर बीमारी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखवाया इसकी किस किस को नीड होती है, आई साइट के लिए, हेयर के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए। तो ऐसे पूरा चार्ट बनवा दूंगी आपका। अब इन सब का भी अलग अलग है। अगर जो हमारा विटामिन 5 होती है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो जितनी भी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब नर्व सेल्स क्या होती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम में हेल्प करने के लिए विटामिन बी होता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स बता दिया मैंने विटामिन होती है, उसमें और भी विटामिन्स होती हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे विटामिन ए हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। विटामिन बी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। अब सोर्सेज पढ़ेंगे हम कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे विटामिन बी के। अनपॉलिश्ड राइस और जितने भी पल्सेस हैं हमारी, सीरियल्स में व्हीट, राइस, बार्ले। ठीक है, ये सब सोर्सेज किसके हैं, सीरियल्स के हो गए। ये सब के सब जितने भी मैंने सोर्सेज लिखे हैं ये विटामिन बी के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन सी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी क्या है, एक सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के ये हैं फैट सॉल्युबल, और बी और सी कैसी होती हैं, वाटर सॉल्युबल। तो इट इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इसके सोर्सेज अब देखो विटामिन बी पहले किस लिए, सी किस लिए काम आती है, तो ये जितनी भी डिसीजेज होती हैं उनसे ज़्यादातर फाइट करने के लिए विटामिन सी ही हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट
वेरियस डिसीजेस। बहुत सारी डिसीजेस से फाइट करने के लिए विटामिन सी हेल्प करती है। और किस लिए करती है विटामिन सी? हमारे जो गम्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड हेल्दी गम्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स जैसे कि ये एल्बो का ये तो जॉइंट है जहाँ पे 2 बोन्स आर जॉइंट होती है तो उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं और गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, तो उन सबको भी हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी ही हेल्प करता है। इसके सोर्सेज लिखिए। जितने भी जो हमारे शौर होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो सब विटामिन सी के ही सोर्स हैं। लेमन, और बताइए। मेलन हो गया। और जो कर्ड होती है उसके अंदर भी विटामिन सी ही होती है। और भी कोई? गुआवा, टोमेटो, ठीक है। ये सब सोर्स किसके हैं? विटामिन सी के। तो विटामिन सी समझ में आ गया। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये जितनी भी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं तो उनसे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल विटामिन है। और जितने भी हमारे गम्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं उनको भी हेल्दी रखने के विटामिन सी ही हेल्प करती है। मेन सोर्स है जितने भी हमारे श्योर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, खट्टे फल हो या सब्जी हो, जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है, ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी कैसी है? हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा विटामिन हम अगर सुबह को जो सनशाइन होता है तो उसमें विटामिन डी ही होती है। तो मेन सोर्स है इसका of vitamin D is sunlight, ठीक है। और भी मिल्क है उसके अंदर भी विटामिन डी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन सोर्स क्या होता है? सन लाइट होता है, ठीक है। और ये किस लिए? जो कैल्शियम फॉस्फोरस को जो हमारा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जिससे कि टीथ और हमारे बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी से ही होता है। इट इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम and phosphorus to the bones and teeth, ठीक है। टीथ और बोन्स को जो मेंटेन करके रखता है तो उनके लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रांग रहते हैं, तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी होती है? विटामिन डी होती है, ठीक है। विटामिन डी के और भी सोर्सेज हैं, जैसे एग हो गया। सबसे मेन सोर्स तो मैंने बता दिया। सबसे मेन सोर्स क्या होता है? हमारे जो सनशाइन होता है तो उस टाइम सनलाइट सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है विटामिन डी का। और भी सोर्सेज हैं, एग, बटर, मिल्क, फिश, ठीक है। ये सब सोर्स किसके हैं? विटामिन डी के। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में।
विटामिन ई भी कैसी है? फैट सॉल्युबल है। इट इज आल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो विटामिन ई है हमारी। और उसके बाद इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। ठीक है। और ये जो विटामिन ई है, इसकी डिसीज से अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे स्टेरिलिटी डिसीज होती है। लेक ऑफ विटामिन ई कॉज स्टेरिलिटी। ठीक है। स्टेरिलिटी की डिसीज़ हो जाती है, मतलब मतलब जिसके बेबीज़ नहीं होते हैं तो उनों के अंदर विटामिन ई की डिसीज़ होती है। और अगर विटामिन ई को हम अगर जितनी उनकी ज़रूरत है, अगर उसमें नीड है, अगर लेते रहें तो ऐसी कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है। तो सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल ग्रेन्स। अब पढ़ेंगे हम विटामिन डी। एक रहेगी हमारी के। तो विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में पढ़ लिया है। अब एक और विटामिन है के। तो विटामिन के भी कैसी है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। इट इज आल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। इट्स केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन। ठीक है। केमिकल नेम याद रखना, उसका टोकोफेरॉल है, इसका है फाइलोक्विनोन है। अब देखो ये क्या करती है, जो हमारा जैसे कहीं पर भी ब्लेड या कुछ भी कट हो जाता है तो ब्लड जब फ्लो करता है तो ब्लड कोटिंग में हेल्प करते हैं विटामिन के। मतलब रक्त का जो थक्का बन जाता है तो वो विटामिन के की हेल्प से बनता है। ठीक है। तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और इसके सोर्सेज, अगर ब्लड कोटिंग नहीं बनेगा तो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे कि ब्लड की हमें वीकनेस हो सकती है हमें। तो इसलिए ब्लड क्लोटिंग में, मतलब रक्त का थक्का बनने में जो हेल्प करती है वो विटामिन के करती है। और इसके सोर्सेज, विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? एग हो गया। एग का जो यॉक पार्ट होता है, ठीक है, एग का जो यॉक पार्ट होता है जो अंदर येलो होता है, तो उसके अंदर विटामिन के होती है। और वही ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, इनके मोस्टली ज़्यादातर सारी ही विटामिन्स होती हैं। ठीक है। तो ये विटामिन्स के बारे में था, सारी विटामिन्स पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हो गए जैसे कि सोडियम होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम। तो ये कहाँ से मिलता है? और ये भी हमारे जैसे विटामिन्स हेल्प करती हैं टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ऐसे ही जो मिनरल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। ये भी हमें प्रोटेक्टिव फूड देते हैं। तो मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड
called protective food. ठीक है, मिनरल्स को भी प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। मिनरल्स आल्सो हेल्प टू अवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन मिनरल्स क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही नीड होती है। ठीक है, तो लिखिए इट नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। बहुत छोटे मतलब बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, ये नहीं बहुत सारा हमने मिनरल्स ले लिया तो वो हमारी बॉडी में हार्म भी कर सकता है। बहुत कम अमाउंट में लेना होता है इसके। जैसे कि कुछ हैं हमारे मिनरल्स, लिखिए सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स, कौन सा मिनरल क्या हेल्प करता है। अब देखो, मैंने मिनरल्स के बारे में बता दिया कि भी प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ये कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए। अब आप क्या करो, पहले टेबल बनाइए विटामिन्स की, कि विटामिन्स की A, B, C, D, E क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, इधर लिखना विटामिन, उधर साइड उसका फंक्शन। अब यहाँ लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए मैंने आपको बताया, विटामिन ए क्या करता है, जो हमारी स्किन होती है, ग्रोथ होती है और आईसाइट में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए मेंटेनेंस ऑफ आईसाइट, आईसाइट को विजन भी बोलते हैं, स्किन, ग्रोथ। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। विटामिन बी क्या करती है, विटामिन बी का फंक्शन क्या है, विटामिन बी क्या करती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, यूटिलाइजेशन of energy from carbohydrates। विटामिन सी का काम क्या होता है, फाइट अगेंस्ट डिसीज, टू फाइट अगेंस्ट various diseases। विटामिन डी का क्या काम होता है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करती है, जिससे कि हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी रहे। टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus for bones and teeth। ठीक है, अब विटामिन ई का क्या काम होता है, एंटी स्टेरिटी विटामिन है।
एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, मतलब जिनके बेबीज़ नहीं होते उनको स्टेरिटी की बीमारी होती है, तो विटामिन ई एंटी स्टेरिटी है, मतलब स्टेरिटी को उल्टा उसका अपोजिट है कि स्टेरिटी ना हो, उन्हें ऐसी डिसीज़ ना हो, इसलिए विटामिन ई का हेल्प लेते हैं। लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का क्या काम होता है? विटामिन के होता है जो एंटी हेमोग्लोबिन, जो हमारे अंदर हेमोरेज बनते हैं विटामिन्स, तो उनमें हेल्प करता है। ठीक है, तो लिखिए एंटी हेमोरेज, विटामिन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सी विटामिन क्या काम करती है, इसके सबके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये विटामिन ए बी सी सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, इसको डायग्राम बनाया, इससे तुम्हें मतलब हेल्प हो जाएगी एक ही जगह कि विटामिन ए क्या काम करता है, विटामिन बी सी डी सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो किसका क्या हेल्प करती है, तो ये विटामिन्स का वर्क होता है। अब हम ऐसे ही टेबल चार्ट बनाएंगे मिनरल्स के लिए कि मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं और मिनरल्स में हर मिनरल का वर्क क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब डालेंगे हम मिनरल्स के बारे में। ऐसे अब मिनरल्स का बनाइए, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का क्या काम है और उसके फंक्शन। अब देखो, फर्स्ट लिखिए कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। सी कैपिटल होता है और ए स्मॉल होता है। कैल्शियम किस लिए ज़रूरत होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, तो नीडेड फॉर द किसके लिए होता है? जो हमारी बोन्स और टीथ जिससे स्ट्रांग रहें, तो नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, अब सेकंड लिखिए आयरन। आयरन बोलते हैं Fe। आयरन किस लिए काम करता है? आयरन से जो हेमोग्लोबिन होता है तो उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ या नीडेड फॉर द, वही लिखोगे नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की नीड होती है। थर्ड लिखिए सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम किस लिए हेल्प करता है? सोडियम होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पूरा कंप्लीटली प्रॉपर वर्क करे, तो उसके लिए सोडियम का वर्क होता है। तो टू मेंटेन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर एक डालिए पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो पोटेशियम का क्या काम है? पोटेशियम जो हमारी जो हमारी मसल्स होती हैं और जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है तो वो वर्क प्रॉपरली करे, तो इसलिए पोटेशियम की हेल्प करता है। तो नीडेड फॉर द मसल्स, नीडेड फॉर
muscles and nerves to proper work. ठीक है, जिससे ये वो अपना काम कंप्लीटली जो प्रॉपरली करे कि मसल्स का क्या काम होता है, नर्व्स का क्या काम है, तो अपना वर्क वो प्रॉपरली करके रहे, तो उनके लिए पोटेशियम की नीड होती है. एक डालिए फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का सिंबल होता है P. फॉस्फोरस का भी बोन्स और टीथ के लिए ही होता है कि एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. ठीक है, एक और रह गया है आयोडीन. आयोडीन मतलब जो नमक होता है तो उसको आयोडीन बोलते हैं. तो आयोडीन क्या करता है, जो हमारे थायराइड हेमोग्लोबिन हार्मोन होता है एक थायराइड जो यहाँ पर नेक में होता है, तो उसको एसेंशियल करता है. ठीक है, एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हैं जो हमारे मिनरल्स हैं, ये सारे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और आयोडीन क्या हेल्प करते हैं. तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही हमारे टीथ और बोन्स का फॉर्मेशन और उनको प्रॉपरली ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए कैल्शियम फॉस्फोरस हेल्प करते हैं. आयरन का जो ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका हेल्प करने के लिए आयरन होता है. सोडियम क्या करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अपना वर्क प्रॉपरली करे, तो उसके लिए सोडियम होता है. और पोटेशियम भी यही काम करता है. बस ये है, जो सोडियम है वो सिर्फ नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है और जो पोटेशियम है वो नर्वस सिस्टम और एंड मसल्स दोनों को हेल्प करता है. फॉस्फोरस बता दिया कि दोनों का एक ही हेल्प है, दोनों का एक ही वर्क है. और आयोडीन क्या करता है, जो गोइट्रे की बीमारी होती है, थायराइड हार्मोन के यहाँ पर थायराइड हार्मोन होता है हमारे नेक में, वहाँ पर अगर वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो, इसका मतलब उसको गोइट्रे की बीमारी होती है, तो उस गोइट्रे की बीमारी में हेल्प करता है आयोडीन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रफेज. रफेज को दूसरा नाम है उसका डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं, ये अनडाइजेस्टेड पोर्शन होते हैं प्लांट का, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले लिखिए, इट इज़ द अनडाइजेस्टेड पोर्शन, इट इज़ द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट का ये अनडाइजेस्टेड पोर्शन है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ठीक है, तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. इससे मतलब जो रफेज होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे तो वो सब इनसे नहीं मिलते हैं, रफेज से नहीं मिलते, लेकिन ये फिर भी हमारी डाइट में एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डाइट, लेकिन ये फिर भी हमारी डाइट में एक अब देखो कैसे करते हैं. सबसे फर्स्ट है कि जो रफेज हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो रफेज हैं वो
हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद कैसे हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको टॉक्सिन्स के रूप में या वेस्ट के रूप में आउट फ्रॉम द बॉडी, फिर बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखिए इट हेल्प्स टू गेट rid of undigested food। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, एंड आल्सो थ्रो वेस्ट एंड toxins out from the body। ठीक है, समझ में आ गया। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं कि इनकी हेल्प से डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली हो पाता है। सेकंड, ये हेल्प करते हैं जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं, जिसमें हमारी बॉडी जिस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उनको क्या करती है, इट आल्सो थ्रो की स्पेलिंग, ठीक है, एंड थ्रो वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, उनको वेस्ट के रूप में या टॉक्सिन्स के रूप में बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाइंड करती है, फिर इसको भी आउट फ्रॉम द बॉडी कर देती है। सेकंड डालिए, सेकंड, इट बाइंड्स विद एक्सेस बैड, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, मतलब जो बेकार होता है, उसको बाइंड कर लेती है। ठीक है, इट बाइंड्स विद एक्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर क्या करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं तो उनको बाइंड कर लेती है, अपने साथ कलेक्ट कर लेती है, फिर वही थ्रो इट आउट द बॉडी, बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, उसके कुछ सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज लिखिए। जो रफेज होते हैं जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जैसे कि ब्राउन राइस, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ठीक है, ये सोर्सेज है जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इनसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड होता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये कुछ रफेज हो गए। सेकंड होता है वाटर। वाटर तो आप सब जानते हो, वाटर क्या करता है, वाटर से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स नहीं मिलती है, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकंड डालिए वाटर। वाटर क्या है, जो 2/3 पार्ट होता है हमारी बॉडी के, कम से कम 2/3 पार्ट से भी ज़्यादा वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो लिखिए वाटर मेक्स अप more than 2/3 of body weight। बॉडी का वेट से 2/3 से भी ज़्यादा, मतलब कम से कम 2/3 तो है ही, उससे ज़्यादा भी होता है वाटर का वेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर का। फिर वाटर क्या करता है, वाटर एक मीडियम है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प होती है। ठीक है, तो वाटर एज अ मीडियम, वाटर एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट
the विटामिन्स या फिर कोई भी हो फ्रॉम द बॉडी, मतलब वाटर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, पहला तो ये कि बॉडी का जितना भी वेट होता है उससे कम से कम 2/3 या 2/3 से ज़्यादा वेट हमारा वाटर का होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सेकंड, वाटर एक तरह से मीडियम का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखो हमारी बॉडी में वही कि वाटर का बहुत सारा एसेंशियल है और वाटर की हेल्प से ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो लिखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ एसेंशियल टू वेरियस फंक्शंस लाइक डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए एक तरह से वेरियस मतलब बहुत सारे फंक्शंस में वर्क करता है, उनमें से एक डाइजेशन भी है। और वाटर की हेल्प से ही हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल वाटर की वजह से ही रहता है। इसलिए कहते हैं कम से कम 2 से 3 लीटर तो पर डे वाटर ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ लिखिए, इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए भी हेल्प करता है वाटर। तो फिर वही फिफ्थ कि कम से कम 2 से एटलीस्ट 2 और 3 लीटर वाटर ड्रिंक एवरी डे। ठीक है, एवरी डे कम से कम 2 से 3 लीटर वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए। तो ये सब फंक्शंस हो गए हमारे वाटर के। रफेज समझ में आ गया? रफेज में 2 ही थे। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे फंक्शंस मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम रफेज बोलते हैं। कुछ हमारे सैलेड्स भी होते हैं, हम सैलेड्स खाते हैं लेकिन वो अनडाइजेस्ट होते हैं, उसके अंदर से कुछ भी हमें न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर प्रॉपर वे में अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हैं तो उसको हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो देखिए, ए बैलेंस डाइट is one which contains, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। तो विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर, ठीक है, जिसके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली प्रॉपर होंगे, जिस फ्रूट के अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम उसको एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। समझ में आ गया? बैलेंस डाइट क्या है? जो भी हम फूड ईट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर इस पूरी तरह से प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। कभी भी एक फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट present
इन अ फूड। ठीक है, एक फूड में कभी भी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए हमको मतलब सब चीज़ें खानी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमको पल्सेस भी ईट करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना चाहिए, प्रोटीन्स भी लेना चाहिए। तो हर चीज़ हमको खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी डिसीजेस ना हो। ठीक है, किसी भी एक चीज़ खाने से हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। हर किसी पर्सन को ऐसा नहीं है कि एक तरह जैसा ही फूड देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा कोई भी स्मॉल चिल्ड्रन है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए फूड अलग है, उनकी डाइट में क्या चीज़ ज़्यादा ऐड होनी चाहिए, और जो एक एडल्ट पर्सन है उसके अंदर डाइट में क्या होना चाहिए, और जो फार्मर्स होते हैं उनकी डाइट का डिफरेंट है। तो किसकी डाइट में किसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डालिए कंडीशंस नीड डिफरेंट। ठीक है, जैसी कंडीशन है वैसा ही फूड है, तो डिफरेंट न्यूट्रिशन इन डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। सबकी क्वांटिटीज़ अलग अलग होगी। जैसे कि मैंने बताया बेबीज़ के लिए अलग है और जो एडल्ट है उसके लिए अलग है। तो फर्स्ट डालिए, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। तो फर्स्ट, ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनके फूड में सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, प्रोटीन। नीड more protein to build the body। ठीक है, जिससे कि उनकी बॉडी बने, इसलिए उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या ऐड होना चाहिए, प्रोटीन। सेकंड डालिए, जो इन्फेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा। सेकंड, जो इन्फेंट्स हैं उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन होना चाहिए। विटामिन्स क्या करते हैं, जो डिसीजेज होती है उनसे फाइट करने के लिए, ताकि उनको कोई डिसीज़ ना हो, और प्रोटीन क्या करेंगे, उनकी बॉडी को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इन्फेंट्स सेकेंड डालिए, इन्फेंट्स नीड मोर विटामिन्स एंड प्रोटीन। ठीक है, उनको विटामिन्स की और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा उनकी डाइट में होना चाहिए। किस लिए, टू फाइट डिसीजेज एंड टू बिल्ड द बॉडी, और उनकी बॉडी बनती रहे, क्योंकि बॉडी किससे सबसे ज़्यादा बिल्ड बॉडी किससे होती है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या करेगा, उनकी बॉडी को बिल्ड डेवलप करेगा, मतलब बॉडी की ग्रोथ होगी। और जो विटामिन्स होती हैं वो क्या करेंगे, फाइट डिसीजेज, मतलब डिसीज से लड़ने का काम करेंगे। थर्ड डालिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी भी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रोटीन। प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन। ठीक है, उनका भी यही है, टू बिल्ड द बॉडी, जिससे कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाए, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो, पूरे इस तरह से उसकी बॉडी मेंटेन रहे। तो इसलिए उनकी डाइट में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन।
4 डालिए। जो फार्मर्स होते हैं उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है और एनर्जी की हेल्प से ही जितने भी हम एक्टिविटी, जितने भी हम वर्क करते हैं वो सब एनर्जी की हेल्प से ही करते हैं। तो फार्मर्स की ए फार्मर या फिर लेबर हैज़ नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू डू मैनी एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे वर्क करते हैं और वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है। इसलिए जो फार्मर हैं, जो लेबर्स हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनके लिए उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेज कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं लेंगे तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, प्रोटीन से कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते किसको हैं कि अगर हमारी डाइट में अगर किसी भी चीज़ की कमी है, किसी भी न्यूट्रिशन की अगर लेक होने लगी, कमी होने लगी है, तो वहीं से हमारी डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को हम डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। तो लिखिए डिसीजेस दैट कॉज ड्यू टू lack of nutrients in our body। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने स्टार्ट हो गई है या फिर ओवर भी है, अगर हम डाइटिंग को, न्यूट्रिएंट्स को अगर ज़्यादा ही लेंगे तो वो भी एक तरह से हार्मफुल है। जब भी तो कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। मतलब जितना ऐसा नहीं है कि जैसे मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेने चाहिए। अगर हम मिनरल्स ज़्यादा लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाएंगे। ठीक है, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर ओवर है, तब भी दोनों तरह से डिसीजेज होती हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी हम डिसीजेज बोलते किसको हैं? डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं जो हमारी नॉन ट्रांसमिशल होती है। नॉन ट्रांसमिशन मतलब कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती हैं। तो दीज आर नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीजेस। ठीक है, ट्रांसमिसिबल डिसीजेस, नॉन ट्रांसमिसिबल किसको बोलते हैं? These are not transfer from one person to another। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं उनको हम नॉन ट्रांसमिटर डिसीजेज बोलते हैं। तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं ये ऐसी नहीं है कि आप अगर 2 जने पास में खड़े हैं तो उसकी डिसीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसी ये डिसीजेज नहीं होती, बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं ये। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिसीज होती है? डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? तो देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी कोई भी वर्क नहीं करेगी, तो हमें वीकनेस फील होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो डिसीजेज बाय द, ये फ्रॉम द लिखिए, from the carbohydrate is weakness। ठीक है, वीकनेस फील होती है और जो स्टिग्मा होता है वो भी बनना बंद हो जाता है। ठीक है, नॉट मेक द स्टेमिना, या फिर कह सकते हो, चलो ये रहने दो। ठीक है, जो स्टेमिना होता है जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे रनिंग, हम कुछ भी अगर वर्क करते हैं तो स्टेमिना हमारा बनता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो स्टेमिना भी नहीं बनेगा और हमें वीकनेस फील होगी। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट। अब पढ़ेंगे हम प्रोटीन की, कि प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीजेज होती हैं। अब देखो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस लिए होता है? जब जितने भी हमारे चिल्ड्रन होते हैं उनकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब जब से वो स्टार्ट होता है, प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर इन्फेंट हो या चिल्ड्रन हो, सबकी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन। तो मतलब अगर उनकी हम डाइट में प्रोटीन का कंप्लीटली प्रॉपर वे में नहीं देंगे उनको, तो उन्हें डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोटीन की हेल्प से मोस्टली बच्चों के अंदर ही डिसीज़ होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो देखो, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन करता क्या है? जितनी भी सेल्स बनती हैं, टिश्यूज बनते हैं हमारी बॉडी में, सब प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। तो प्रोटीन बिल्ड्स द सेल्स, टिश्यूज, ठीक है, इन अवर बॉडी। बॉडी में जितने भी टिश्यूज या सेल्स बनते हैं, सब किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अब देखो, प्रोटीन की, अब देखो, अगर डेफिशिएंसी होगी, मतलब अगर कमी होगी प्रोटीन की, तो डिसीज होंगी। तो फर्स्ट डिसीज का नाम है क्वाशियरकोर। अब देखो, क्वाशियरकोर क्या होता है कि जब आपने देखा होगा, अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनके स्टोमक पे, उनकी बेली पर ऐसे लगता है जैसे कि स्वेलिंग हो गई है। तो जो स्वेलिंग अगर बेली है या फिर उनकी नी में अगर स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब उनको क्वाशियरकोर की डिसीज़ है। ठीक है, तो इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियरकोर होती है। अब देखो, इससे होता क्या है? इट इज इन द चिल्ड्रन या ग्रोइंग चिल्ड्रन लिख लीजिए, ठीक है, ये किस में देखी जाती है? जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर डिसीजेज होती है। अब देखो, इसके अंदर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इट्स सिम्टम्स आर, जो स्टोमक होता है उस पर स्वेलिंग आती है, और जो नी, मतलब जो जितने भी जॉइंट होते हैं, एंगल होते हैं, तो उन पे भी स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्वेलन बेली, एंगल्स
ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं। तो अगर किसी बच्चे में अगर उनका पेट अगर ऐसे लगता है जैसे स्वेलिंग टाइप की हो रही है, तो इसका मतलब उनको क्वाशियरकोर की डिसीजेज है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट। अब एक और डिसीज़ है सेकंड, जिसको हम मेरास्मस बोलते हैं। मेरास्मस में क्या होता है कि उनकी जो लेग्स हैं वो वर्क नहीं कर पाती हैं। अगर उनको मतलब वीकनेस ज़्यादा होती है तो उनके अंदर मेरास्मस की डिसीज़ होती है। तो ये भी किससे होती है? इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रोटीन। ये भी कमी से होती है कि अगर किसी को प्रोटीन की कमी है तो उनको दो तरह की डिसीज़ होती हैं। बच्चों को अगर क्वाशियरकोर है तो इसका मतलब स्वेलिंग टाइप का है, और अगर वीकनेस टाइप में है तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो इसका मतलब उनको मेरास्मस की डिसीज़ है। इट इज प्रोटेक्टिव एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इट्स सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जो उनकी बहुत ज़्यादा जो लेग्स हैं वो लूज़ लगती हैं, लूज़ लेग्स, और बहुत ज़्यादा मतलब दुबले पतले से मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वीक बोन्स बोल सकते हो। उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं मेरास्मस के। क्वाशियरकोर में स्वेलिंग दिखती है, इसमें वीकनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले, जैसे एक हेल्दी वो होता है चिल्ड्रन होता है उससे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देते हैं मेरास्मस में। ठीक है, अब हम डिसीजेज़ पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं, फिर उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं उनसे कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं। टेबल बनाइए, इधर विटामिन लिखिए, विटामिन, और इधर साइड उसकी डिसीज। ठीक है, आप देखो फर्स्ट डालिए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उनको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब है विटामिन बी। विटामिन बी से होती है बेरी बेरी होता है कि जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस यानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनको वीक मसल्स लगती हैं। विटामिन सी से होती है स्कर्वी। विटामिन डी से होती है रिकेट्स। विटामिन ई से होती है जो स्टेरिलिटी, और विटामिन के से उनकी है जो हेमोग्लोबिन होता है ना, तो जिसमें मतलब उनको थक्का नहीं बनता है खून का, तो उसको हेमोरेज। ठीक है, हेमोरेज की डिसीज़ हो जाती है, मतलब उनको क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है विटामिन के की डिसीज़ से। तो ये सारी डिसीजेज होगी विटामिन की। अब लिख लीजिए मिनरल्स की कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। अब देखो मिनरल्स में लिखिए पहले आयरन की कमी से कौन सी होती है? एनीमिया। ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड लिखिए आयोडीन की कमी से कौन सी होती है? गोइट्रे। ठीक है, और थर्ड लिखिए
पोटेशियम, पोटेशियम से होती है पैरालाइसिस, पैरालाइसिस की डिसीज हो जाती है पोटेशियम की कमी से। और लिखिए फॉस्फोरस, इससे होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, और एक और लास्ट लिख लीजिए कैल्शियम। अब देखो फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों का एक ही काम होता है, तो इसका भी यही है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स की डिसीज होने लगती है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। थैंक यू।